अच्छा जी। तो बेसिकली मैं इस प्लेटफॉर्म पे आईआर पढ़ा चुका हूँ 2 बार अल्ताफ के प्लेटफॉर्म पे। एंड जो तीसरी बार भी इंशाल्लाह आई एम स्टार्टिंग विच इज इंशाल्लाह, अगर अच्छा रहा सब कुछ तो दिस कमिंग मंडे से मेरी आईआर की क्लासेस स्टार्ट हैं इसी प्लेटफॉर्म पे अल्ताफ के। और तो उसी सिलसिले में आई थिंक वो रजिस्ट्रेशंस वगैरह वो उनकी टीम मैनेज करती है, तो वो नंबर्स वगैरह लेक्चर के एंड में भी आपके पास होंगे। इफ समवन वांट्स टू एनरोल तो फील फ्री। खैर, लेकिन आज का जो फ्री लेक्चर है ये मैंने इंसिस्ट किया था अल्ताफ को रखने के लिए कि 2025 का सीएसएस था, उसमें जो आईआर का पेपर था इट आउट टू बी आई डोंट नो फॉर परहैप्स फॉर मेनी पीपल, क्योंकि स्कोरिंग जनरली जो पेपर की रही वो मैंने जब बहुत 8-10 पेपर्स देखे तो एवरेज जो स्कोर रहे वो 90s में, लेट 90s में। और कुछ ऐसे 2-3 ही पेपर थे जो ना, गिव मी अ मिनट। अच्छा जी, सॉरी। तो बहुत ही कम मैंने ऐसी मार्कशीट्स देखी जो 110 120 में, लेकिन थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, लेकिन जनरली जो आईआर में स्कोर रहा वो 90s में रहा। तो मुझे पर्सनली जो लगा कि वो कोई ट्रेंड वाली बात नहीं थी। जनरली पेपर जो था वो थोड़ा एनालिटिकल और थोड़ा ट्रिकी था। तो हो सकता है कि जो एस्पायरेंट्स थे, जो हमारे जिन्होंने अटेम्प्ट किया उस पेपर को थोड़ा या तो डिकोड नहीं कर पाए, या अगर उन्होंने अटेम्प्ट किया तो उसको आईआर के हिसाब से अटेम्प्ट नहीं किया, और जो उनको समझ आया उन्होंने अपनी जनरल नॉलेज उसमें लिख दी। इसी वजह से पेपर जो है वो हिट हुआ है। आगे हम उसके रीजंस पढ़ेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम नॉट न्यू टू टीचिंग, मेरे 4-5 बैचेस हो चुके हैं तो अब आई नो द ड्रिल। मेरा नाम अब्दुल खालिक मेमन है। आई एम फ्रॉम द 49th कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड आई बिलोंग टू पाकिस्तान ऑर्डर एंड अकाउंट सर्विस। बेसिकली मैं 2020 में मैंने सीएसएस पास किया था। और उसके अलावा जो मेरी एजुकेशन है वो जेबिस्ट कराची से है, और मेरा बैचलर्स भी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में ही हुआ हुआ है। और या सो थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज है क्योंकि बैकग्राउंड भी उसी चीज में है, एंड पेपर में भी अच्छे मार्क्स थे। आई हैड स्कोर्ड 132 इन माय आईआर। तो समवॉट दोनों अटेम्प्ट में मेरे मतलब अराउंड 100 प्लस ही स्कोर था। पहले में 112 था, दूसरे में 132 33 इतना था। तो समवॉट आई आई इफ आई एम नॉट इवन कॉन्फिडेंट बट आई कुड से कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ क्रक्स जो है मैं पेपर अटेम्प्टिंग का आईआर का वो बेहतर शायद बता सकता हूँ लोगों ज्यादा दूसरे लोगों से, हो सकता है, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। एंड मैं 2 लेक्चर भी ले चुका हूँ, 2 बैचेस भी ले चुका हूँ, तीसरा मंडे से स्टार्ट भी होने वाला है। सो यू पीपल कैन एनरोल इन इट। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो ये 2016 में जब सीएसएस के रिफॉर्म्स आए थे जिसमें सिलेबस चेंज हुआ था, हमारी सब्जेक्ट सिलेक्शन, ये 2016 में जो है ये, सॉरी जी एक ऑफिस से कॉल है। बच्चों मुझे 1 मिनट दे, मैं आ रहा हूँ।
अच्छा जी, सॉरी जी, एक इम्पोर्टेंट कॉल किया है, टू टेक इट। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि 2016 में जो है कुछ सीएसएस के रिफॉर्म्स आए थे और आईआर को एक फुल फ्लेज 200 मार्क्स का सब्जेक्ट भी किया गया था। और तब से लेके आज तक अगर हम 200 मार्क्स के पेपर्स को देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस आई थिंक इज द मोस्ट पॉपुलर चॉइस अमंगस्ट स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स। लेकिन इशू ये हुआ कि ये पेपर 2019 में जब मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें भी थोड़ा बहुत लो स्कोरिंग रहा, देन 22 में भी लो स्कोरिंग रहा, 23-24 में भी इतना अच्छा, 24 में अच्छा स्कोर दिया इसने, 23 में सॉरी 23 में इसने अच्छा स्कोर दिया, 24 में अच्छा स्कोर दिया, लेकिन 25 में फिर से ये लो स्कोरिंग हो गया। तो कुछ बहुत ही फंडामेंटल कॉजेज हैं इस ट्रेंड के, कि ये जो सब्जेक्ट है ये लो स्कोरिंग क्यों है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और उसको आपको रॉकेट साइंस की तरह लेना भी नहीं चाहिए कि कोई इतना मुश्किल सब्जेक्ट है। इट्स रिलेटिवली इजियर सब्जेक्ट। अगर मैं उसको कंपेयर करूं विद पॉलिटिकल साइंस तो आई थिंक आईआर शुड बी ए प्रेफर्ड चॉइस फॉर ऑब्वियस रीजंस। रीजन बीइंग कि ये बहुत ओवरलैप करता है करंट अफेयर्स पे, पाक अफेयर्स पे, ऐसे पे तो बहुत ज्यादा करता है। तो अगर आप आईआर कवर कर रहे होते हैं ना तो आप समझे 4-5 सब्जेक्ट्स आगे पीछे कवर कर रहे होते हैं बेटर के हिसाब से। तो मैं हमेशा प्रेफर बच्चों को बोलता हूँ कि दे शुड ऑलवेज ऑलवेज take IR as a subject, and they shouldn't be really going towards political science. अच्छा जी। अगर हम मेजर रीजंस देखें ना तो थोड़ा सब्जेक्ट ना ओवर क्राउडेड है। नंबर वन, मैं कभी ट्रेंड में मानता नहीं हूँ कि जो बोलते हैं ना कि सर ट्रेंड है, ये सब मुझे पर्सनली बहुत ही फजूल सी बातें लगती हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ पीपल दैट अटेम्प्ट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट इज वेरी हाई। तो उसमें ये होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है, तो क्वालिटी ऑफ द पेपर जो है ना उसको इतना अच्छा होना चाहिए कि इट शुड स्टैंड आउट। तो वो जो स्पेसिफिक चीज है ना उसकी वजह से पेपर लो स्कोरिंग हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, सबसे आप देखेंगे कि हाईएस्ट फेलिंग रेशो ऐसे में है। ऐसे में वो रेशो क्यों है? क्योंकि अगर 20,000 लोग बैठते हैं तो उसमें से अगर 4,000 लोग एक टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं तो ऑब्वियसली जो अच्छा टॉपिक अटेम्प्ट करता है वो ही पास होता है। तो आईआर में भी ऐसे है, अगर हम 200 मार्क्स के सब्जेक्ट लेंगे तो आईआर कम से कम 4 से 5 हजार लोग जो हैं वो चूज करते हैं एज ए 200 मार्क्स सब्जेक्ट, शायद ज्यादा करते हैं। तो अल्टीमेटली होता यह है कि ऑल दोस पीपल हु डू नॉट रियली राइट अबव एवरेज एंड अप गेटिंग लोअर मार्क्स, एटलीस्ट अबव एवरेज होना चाहिए। तो सबसे बड़ा इशू तो ये है कि ओवर क्राउडेड सब्जेक्ट चॉइस है, तभी भी ये एक लो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया इस बार। जनरली भी होता है। नंबर टू, सुपरफिशियल प्रेपरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जब भी बच्चों को आईआर पढ़ाता हूं तो मैं उनको हर स्लाइड में आईआर के कोर टर्म्स को रटवाता हूँ। बैलेंस ऑफ पावर, सिक्योरिटी डायलेमा, रियलिज्म, लिबरलिज्म, ऑफेंसिव रियलिज्म, जो भी बड़े बड़े थियोरिस्ट हैं उनके नाम हर स्लाइड में, हर मतलब टॉपिक में मैं आईआर का एंगल समझाता हूँ उनको। मैं कभी भी उनको जो है टॉपिक ऐसे नहीं पढ़ाता इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं। उसकी जो अंदर कॉन्सेप्चुअल ग्रास्प है ना उस सब्जेक्ट की, उस पे आपको थोड़ी मेहनत करनी है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो नोट्स पे और एकेडमीज पे रिलाय करते हैं, वो कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं समझते। उनको ये तो पता होगा कि भाई बैलेंस ऑफ पावर किसको कहते हैं, लेकिन वो कभी भी एग्जांपल्स के साथ आईआर के हिसाब से उस चीज को जस्टिफाई आंसर में नहीं कर सकते। तो मोस्टली जब आपका एनालिसिस वीक होता है ना ऐसे सब्जेक्ट में और आप मोस्टली रट्टों पे चलते हैं, तो ऑब्वियसली रट्टे तो लिमिटेड होते हैं ना। क्वेश्चन अगर एक तरीके से आपसे पूछा गया है, उसका जवाब आपको तरीके से देना है, या जस्ट बिकॉज उस टॉपिक को आपने रटा हुआ है तो आप जवाब वो लिखाते हैं जो आपको लगता है अपेरेंटली कि वो सही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा एनालिसिस का जरूरत है, बैकग्राउंड में आंसर्स की जरूरत है। और बहुत ये इशू मैंने देखा है अभी जब मैंने IR 1 और 2 बैच मैंने जो लिया था उसमें जब मैंने बच्चों की असेसमेंट की थी, तो एक फंडामेंटल मसला मैंने बच्चों में ये देखा था कि वो उस पेपर को करंट अफेयर्स की तरह अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर करंट अफेयर्स क्या होता है, करंट अफेयर्स में कैसे अटेम्प्ट करते हैं? मतलब
अगर आपको बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देना है, बैकग्राउंड में कहीं कोई आईआर का कॉन्सेप्ट देना है, बैकग्राउंड में कभी कहीं आपको स्टेट सॉवरेनिटी, नेशनल पावर, ऐसी ऐसी बातें करनी है जहां पे आपके एग्जामिनर को ये लगे कि बच्चा थ्योरेटिकली स्ट्रांग है पेपर में। बच्चे क्या करते हैं, उसको करंट अफेयर्स की तरह करके आते हैं एंड देन द एक्सपेक्टेड कि उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। करंट अफेयर्स और आईआर का मटेरियल सेम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीज एंड पॉलिटिकल मनूवरिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन उन दोनों को अटेम्प्ट करने का तरीका ऑल टुगेदर गलत होता है। अभी 2 दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स का बैच खत्म किया है। मैं अल्ताफ के प्लेटफॉर्म पे 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, एक करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, दूसरा आईआर पढ़ाता हूँ, और दोनों के मैं दो दो बैचेस ले चुका हूँ। आईआर के मेरा ये तीसरा बैच है जो कि मंडे से स्टार्ट होने वाला है, एंड उसकी एनरोलमेंट भी अभी ओपन है। तो सुपरफिशियल प्रिपरेशन इज नंबर 2। नंबर 3, वीक थ्योरेटिकल फाउंडेशन। मैं अगर पेपर चेक करता हूं, मैं पेपर में देखता हूं कि उसने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आईआर का कैसे पेपर में डाला है, कैसे जवाब में उसको इंक्लूड किया है। मैं अपने आईआर की क्लासेस में 3 पूरे लेक्चर्स, 3 से 4 घंटे के, पर घंटे का लेक्चर, 3 लेक्चर्स देता हूँ थ्योरीज को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को, कि भाई रियलिज्म क्या है, उसको कैसे अप्लाई करना है, उसके कौन से एग्जांपल्स हैं, उसके कौन से रेमिफिकेशंस हैं, कैसे वो थ्योरी एम्पलीफाई होती है, क्या उसके हिस्टोरिकल बेसिस है, कौन से उसके मेजर थ्योरिस्ट हैं। तो आपको ना थ्योरीज पे इतनी अच्छी कमांड आनी चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में 6 थ्योरियां भी डाल सकें। अब जैसे हम पाकिस्तान के स्टेट बिहेवियर को देखते हैं, तो ना वो रियलिस्ट है ना वो लिबरल है, हर स्टेट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द कंट्री बिहेव करता है। अब पाकिस्तान का जो स्टेट बिहेवियर है वो टुवर्ड्स इंडिया रियलिस्ट है। रियलिज्म से मुराद कि टुवर्ड्स इंडिया पाकिस्तान का जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव है, वहां बैलेंस ऑफ पावर अपसेट होता है, हम जंग भी लड़ते हैं इंडिया के साथ। लेकिन सेम पाकिस्तान का बिहेवियर टुवर्ड्स आपकी चाइना क्या है, लिबरल है। चाइना के साथ जो है हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं, उनसे कोऑपरेट करते हैं, फिर डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, न्यूक्लियरली, ट्रेड वाइज, हमेशा हम चाइना के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो भाई मुल्क तो एक ही है सर, पाकिस्तान, लेकिन उसका बिहेवियर दोनों मुल्कों के साथ अलग है। अब बच्चे क्या करते हैं, इस डिवीजन को समझ नहीं पाते। स्टेट बिहेवियर को, स्टेट पॉलिसी को आप उस जिम्मे में डाल के दिन डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जो डीप अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज की अगर आपको ना हो, तो आपकी जो है ना वीक थ्योरेटिकल फाउंडेशन होती है। अल्टीमेटली वो वीक फाउंडेशन देन आपके जवाब में भी मैनिफेस्टेड हो जाती है, एंड आपका स्कोर। नंबर चौथी अगर हम बात करें, तो पुअर आंसर राइटिंग। अगेन ये तो किसी भी पेपर में बहुत ही फंडामेंटल सी बात है कि स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे आपको इंट्रो देनी है, उसके बाद आपको बैकग्राउंड देना है, उसके बाद कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देना है, उसके बाद किसी थ्योरिस्ट की बात करनी है या किसी इंटेलेक्चुअल की बात करनी है, देन उसके बाद कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल देना है, देन अपना एक सजेशन देना है, एंड देन आंसर को कंक्लूड करना है। तो एक सिम्फनी है जवाब लिखने में। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, वो डॉन न्यूज़पेपर की तरह जवाब लिख रहे होते हैं। तो आप डॉन न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स तो लिख नहीं रहे, इट्स अ प्रोफेशनल पेपर, एंड आपको 6 से 8 सुफे पर आंसर लिखने हैं। तो उसमें वो फॉर्मेशन, जवाब की रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली एनालिटिकल होना इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लास्टली, लैंग्वेज का वीक या ग्रामेटिकल एरर्स होना, ऑब्वियसली ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। देन वो इंग्लिश की क्लास तो ये है नहीं, तो हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जो लैक ऑफ स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आपको कहा, करंट अफेयर्स का अलग स्ट्रक्चर है, आईआर का अलग स्ट्रक्चर है लिखने का। आप ये कह सकते हैं कि करंट हो गया, पाक अफेयर्स हो गया, ये आप सेम तरीके से लिखते हैं। लेकिन आईआर जो कि 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, उसको लिखने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। इसमें आप मैप्स लगाते हैं, इसमें आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स देते हैं, इस सब्जेक्ट में आप जो है नई नई पॉलिसीज के बारे में जिक्र करते हैं, इस सब्जेक्ट में आप स्टेट बिहेवियर को डिबंक करते हैं, इस सब्जेक्ट में आप प्रोटेक्शनिज्म की बातें करते हैं। अगर ट्रम्प टैरिफ लगाता है तो वो टैरिफ क्यों लगा रहा है, भाई ये जो स्टेट बिहेवियर है ये प्रोटेक्शनिस्ट स्टेट बिहेवियर है। स्टेट जो है अपने इंटरेस्ट को जो है वो महफूज कर रहा है। तो वो टिपिकल आईआर की लैंग्वेज में आपको जवाब देना होता है। तो वो पूरा स्ट्रक्चर का जो फ्लो आता है ना, अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं होता, क्योंकि आपने प्रिपरेशन सही नहीं की होती, आपने प्रिपरेशन करंट अफेयर्स के हिसाब से की होती है आईआर की, और सिर्फ टॉपिक रटे हुए होते हैं, इसीलिए भी आंसर आपका खराब हो जाता है।
अच्छा, नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने अपने दोनों बैचेस में भी देखा कि बच्चे और एस्पायरेंट्स जो भी हैं, दे ट्राई टू गिव ओल्डर एग्जांपल्स। कोल्ड वॉर की बातें करेंगे, वर्ल्ड वॉर 1 2 की बातें करेंगे। आपको आईआर के पेपर में करंट एग्जांपल्स देने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी थॉट को, किसी थ्योरी को बता रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, किसी स्टेट बिहेवियर की बात कर रहे हैं, किसी एग्जाम्पल को दे रहे हैं, तो वो आप रियल एग्जाम्पल दें, करंट एग्जाम्पल दें। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 का, करंट अफेयर्स का, सॉरी वर्ल्ड वॉर 1 का, 2 का, इराक वॉर का एग्जांपल देना है, शायद आपको वेस्टफालिया की बात करनी पड़े, कहीं ना कहीं आपको थ्यूसिडाइडिस का भी बताना पड़े, वो तो ठीक है। लेकिन आपके जवाब की जो बॉडी है, जो आप आईआर की लिख रहे हैं या आईआर के किसी कॉन्सेप्ट को आप समझा रहे हैं, तो वो जवाब की जो आपकी बॉडी है, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन रियल करंट एग्जांपल्स। और मेरा भी यही ट्रिक होता है बच्चों को पढ़ाने का कि मैं हमेशा एग्जांपल सबसे करंट देता हूं, फिर भले मुझे स्लाइड्स एक दिन पहले रिफ्रेश करनी पड़े नेक्स्ट डे क्लास से पहले, बट मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ही करंट स्लाइड हो, ताकि आपके जवाब में भी वो चीज रिफ्लेक्ट हो। अच्छा, ये तो मैंने आपको कोई चार, एक दो तीन चार पांच पांच चीजें बता दी कॉजेस का लो मार्क्स। अब हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? देखिए, थियोरेटिकल बेस इंपॉर्टेंट है सबसे। आई वुड से जो सुसाइडल होता है ना हमारे बच्चों में, वो यही होता है कि वो थ्योरियों को सही समझते नहीं है। वो थ्योरीज को बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। ऊपर से मुराद के वो बहुत उसकी मीनिंग समझते हैं, तो मीनिंग नहीं समझनी, एग्जाम्पल्स के साथ समझना है, ताकि आप स्टेट बिहेवियर समझ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेट बिहेवियर को समझ सकें। आईआर की ना पूरे सब्जेक्ट्स की क्रक्स ही यही है कि आईआर की थ्योरीज को समझना। तो टू मास्टर आईआर थ्योरीज एंड स्कॉलर्स, केनेथ वॉट्स हो गए, जॉन मेर्शहाइमर हो गए, थॉमस हॉब हो गए, हांस जेकब मार्गनथाउ, ये इतने बड़े बड़े नाम है आईआर के। अगर आप झूठी फूटी बात भी लिख देना अबाउट देम, ऐसी के कॉमन सेंस के लोग, फिर भी आपके मार्क्स पड़ जाते हैं। तो कैसे आपको थ्योरिस्ट को, कैसे थ्योरी को समझा बुझा के गोल मोल करके लिखना है, उसको कैसे अप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको बोला रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ, इससे आपका थ्योरेटिकल बेस स्ट्रांग होगा। नंबर 2, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अपडेट रखें करंट अफेयर्स के साथ, गजा वॉर, यूक्रेन वॉर, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, एससीओ, ब्रिक्स, क्वाड, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को कोट करना, ताकि वो जो पेपर हो ना, बेसिकली हम भी जब तैयारी कर रहे थे एस्पायरेंट्स, जब हम एस्पायरेंट्स थे, तो हमारे टीचर्स एंड मेंटोर्स हमें यही कहते थे कि आपको ना अपने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है, आपको उसको खुश करना है। जब आपका एग्जामिनर बैठता है ना, वो ये मतलब कलमा पढ़ लेता है कि मुझे इसको फेल करना है, तो आपको कैसे उसको कन्विंस करना है कि नहीं सर मुझे फेल ना करें, आप उसको फैसिलिटेट करें, पेपर खूबसूरत तरीके से लिखें। आंसर की राइटिंग होना, जैसे कि मैंने बोला, थ्योरी डालनी है, कॉन्सेप्ट डालना है, एनालिसिस करना है, एग्जाम्पल देना है, हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, मैप्स, डायग्राम्स, जहां भी आपको लगे कि मुझे ये मैप बनाने से, ये टेबल बनाने से, ये डायग्राम बनाने से 2 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और ये रेलेवेंट शेप है, रेलेवेंट मैप है, रेलेवेंट डायग्राम है, तो आपको 2 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और वो 2 3 मार्क्स ना सिर्फ आपकी एलोकेशन में आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन आपकी सर्विस ग्रुप्स चेंज करने में भी हेल्प कर देते हैं। इतना ही डिफरेंस होता है जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी क्रिटिकल नॉट डिस्क्रिप्टिव। जैसे कि मैंने कहा कि इसको ना ऐसे राइटिंग की तरह नहीं देखना है, पेपर को जो है आपको बिल्कुल भी ऐसे राइटिंग की तरह देखना। पेपर को आपको जो करना है ना, वो क्रिटिकल होके करना है। जब एग्जामिनर आपका आंसर पढ़े, तो उसको ये लगे कि भाई ये किसी फॉरेन मतलब जर्नल से इसने ये चीज पढ़ी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि क्रिटिसाइज करें, थोड़ा क्रिटिकली बातों को लिखें, थोड़ा अपना ना मोमेंटम बनाएं, एग्जाम्पल्स के हिसाब से, कोट्स के हिसाब से, करंट अफेयर्स के ऐसे एग्जाम्पल्स दें, ऐसी बातें करें, ऐसा रोल पाकिस्तान का बताएं, इंडिया का बताएं। तो आपका जब एग्जामिनर आपको पढ़े, तो उसको ये लगे कि भाई बच्चा किसी की साइड नहीं ले रहा है, what he's trying to do, that is trying is 100% to be critical about a particular factor and not be descriptive about it। कि लेट्स सपोज अगर वो आपसे पूछे कि भाई एस सी ओ
की जो है वो बहुत शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट है आजकल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। आपको क्या लगता है कि क्या ये बात सही है कि नहीं? तो अब इसमें आप ये तो नहीं लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव, SCO was founded in 2007, its founding members were this and that, then Pakistan ultimately joined in 2016। नहीं, आपसे वो पूछ रहा है कि SCO का पॉलिटिकल रूल क्या है। तो आप डायरेक्ट स्टार्ट होंगे। आप स्टार्ट कैसे होंगे भाई? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड ऑन दिस एंड दैट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको एशियन नेटो भी कहा जाता है इन वेस्टर्न मीडिया फॉर द पर्टिकुलर फॉर दिस वेरियस रीजंस। चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बैलेंस ऑफ पावर कैसे अपसेट हो रहा है, टेररिज्म फोरफ्रंट पे कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे ये एक कोऑपरेटिव वर्ल्ड ऑर्डर में मल्टीपोलैरिटी की बातें करते हैं। अब ये सब IR के कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको एनालिटिकली ऐसे जवाब को तोड़ना है। आपको SCO की हिस्ट्री नहीं बतानी। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा, वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई आप इसको क्रिटिकली, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिकली कैसे देखते हैं। रेफरेंसेस को डाइवर्सिफाई करना, हर आंसर में, हर पेपर में एक ट्रिक होती है। हमारे मेंटोर्स एंड हमारे टीचर्स भी हमें यही बताते थे कि भाई देखो, हर सब्जेक्ट में चार पांच बड़े बड़े लोग होते हैं, चार पांच बड़े बड़े थिंक टैंक्स होते हैं, चार पांच बड़े बड़े बुक्स होते हैं, उनको रट लो, उनकी झूठी बातें लिख दो। अच्छा, अब झूठ लिखने के लिए भी अकल चाहिए, नकल के लिए भी, राइट? तो आप ऐसी कंट्रोवर्शियल बात भी ना करें। सैमुअल पी हंटिंगटन एक बहुत बड़े आयर के थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बातें की थी। फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री लिखा था। जोसेफ नाय, एडवर्ड साइड ओरिएंटलिज्म के फाउंडर हैं। ब्रूकिंग्स, अब आप हंटिंगटन, आपको यार आप जब पढ़ रहे होंगे या जवाब लिख रहे होंगे तो आपको अचानक याद आएगा सर ने बोला था सैमुअल पी हंटिंगटन भी कोई बंदा है। अच्छा यार, तो अभी इसका मैं कुछ तो जवाब में मुझे डालना है ना इसके बारे में। तो आप ऐसा तो नहीं लिखेंगे हंटिंगटन था, उसने ये कहा कि रशिया जो है वो बहुत ही जालिम मुल्क है और रशिया जो है वो ऑफेंसिव और ह्यूमन राइट्स अब्यूज करता है। ये तो बहुत ही गलत बात है, ये आपको नहीं लिखनी। हंटिंगटन ने ये शायद कहा भी नहीं होगा। आप उसको झूठ बना के कैसे लिखेंगे? आप ये लिख सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट। सैमुअल पी हंटिंगटन, a famous IR theorist, was of the opinion that world order is bound to get offensive if conflicting ideologies are uh, at play। अब ये बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है, ठीक है ना? ये बहुत ही एक जेनरिक सा स्टेटमेंट है। एग्जामिनर ना गलत करेगा उसको, ना सही करेगा, उल्टा खुश होगा कि इसने हंटिंगटन की बात कर दी, भाई इसने आया पढ़ा हुआ है। तो आपको अपने रेफरेंसेस को डाइवर्सिफाई करना, एंड सबका एक एक कोट आपको याद हो, कहीं ना कहीं जवाब में उस कोट को आप फिट कर दें, कहीं ना कहीं वो मेक सेंस हो, कहीं ना कहीं सेंस क्रिएट करे वो कोट और आप उसको डाल दें। ऐसे ही CSS होता है। आपको बुक्स पे बुक्स नहीं पढ़ने, यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, ठीक है? अच्छा, स्मार्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन, जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि IR ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है। US हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स। US हिस्ट्री को तो उतना नहीं करता, लेकिन करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, स्पेसिफिकली ऐसे अगर 2024 के ऐसे निकालें आप, 5 से 6 जो टॉपिक्स हैं वो IR और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को देखें, आप ये देखें कि भाई मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी ना IR उठा के। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग बेटर। तो प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन अगर मैं उसको कंसाइज करूं आज की हमारी क्लास को, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्लोमेट है, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस है, अल जजीरा है, डॉन इंटरनेशनल, ये सोर्सेज बच्चों मोर देन इनफ हैं फॉर योर IR एंड करंट अफेयर्स फॉर योर एग्जाम्पल। इसके अलावा कोई मटेरियल ना पढ़े, रीडर को फैसिलिटेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डू नॉट राइट लाइक अ PhD स्कॉलर, ओवर स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। जितना पता है उतना लिखें, अच्छी साफ सफेद अंग्रेजी में लिखें। ओवर स्मार्ट होंगे, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, शोबाजी करेंगे, आपके स्कोर कम हो जाएगा। तो रीडर को फैसिलिटेट करें, उसको ABCD करके समझाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका रीडर जो है वो PhD स्कॉलर हो सकता है वो मास्टर्स का स्टूडेंट हो सकता है उसने
लास्ट 2 हफ्तों में न्यूज ना पढ़ी हो, समझ रहे हैं आप, तो हो सकता है आपका एग्जाम्पल उसके ऊपर से चला गया हो, आपका पॉइंट उसके ऊपर से चला गया हो, तो उसको फैसिलिटेट करें, उसको समझाएं। सर, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये है, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में हम देखते हैं, दोनों मुल्कों के बीच में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन डिफरेंट है। अगर इंडिया के पास कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी है, तो पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सर, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं वो छोटे हथियार होते हैं जो बड़े पेलोड उठा सकते हैं। ऐसे ऐसे आप उसको बच्चे की तरह ना आपको फैसिलिटेट करना है एग्जामिनर को, ताकि वो ये ना हो आप कोई बड़ा कोई एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग लिख लें, आप कोई पता नहीं मोदी की कोई रॉ की कोई अंदर से कोई पॉलिसी आपने पढ़ी हो वो लिख दें, वो बोले भाई ये बच्चा लिख के आ रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो थोड़ा बहुत स्लो स्लो अपना टेम्पो बनाएं, आराम आराम से इसको फैसिलिटेट करके हुए कंक्लूजन की तरफ जाएं। गिव अ पेरा और टू बैकग्राउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा, फिर वो करंट हो, पाक हो, इस्लामियात हो, आईआर हो, जेंडर हो, यूएस हो, आई लॉ हो, हर सब्जेक्ट में आंसर के स्टार्ट में आपको 1 से 2 पैराग्राफ बैकग्राउंड देना है। क्यों आपको देना है? जो कि मैंने आपको कहा कि भाई जरूरी नहीं है कि आपका एग्जामिनर चेकर कुल आलम हो, उसको सब कुछ पता हो, उसको कुछ नहीं पता होता, वो भी हमारी तरह इंसान होता है, तो उसको आपको फैसिलिटेट करना है, थोड़ा बहुत उसको आपको बैकग्राउंड देना है। नेवर बी ओवरली क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तानी स्टेट पॉलिसी। हमारे बहुत से बच्चे कोई पीटीआई के सपोर्टर हैं, पीएमएलएन के सपोर्टर हैं, कोई फौज का सपोर्टर है, कोई जुडिशरी का सपोर्टर है। एग्जाम के दौरान आप एक सीएसएस एस्पायरेंट है जो कि ब्यूरोक्रेट बनना चाहता है, एक ब्यूरोक्रेट कभी भी मुल्क की पॉलिसी को गलत सलत नहीं कहता, आपको भी नहीं कहना। हाँ, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं मुल्क के बारे में, अगर हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी है, अगर आपको नहीं पसंद, अगर आपको ये नई चीज पसंद कि भाई पाकिस्तान जो है वो बहुत सऊदी अलाइनमेंट करता है, ईरान की तरफ भी देख ले, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे पाकिस्तान इज नॉट डूइंग द राइट थिंग बाय साइडिंग विद द सऊदीज एंड इग्नोरिंग ईरान ऑल टुगेदर, ऐसे आपको नहीं लिखना। आपको उसको दूसरे तरीके से लिखना है। कैसे लिखना है? Although it is always remained in favor for Pakistan to side with the Arab state, with the Arab states, especially Saudi Arabia, there is a dire need for the country to also align its foreign policy goals with Iran. ऐसे करके आपको लिखना है। आपको क्रिटिकल नहीं होना, आपको कंस्ट्रक्टिवली बोलना है, आपको बात को पॉजिटिव नोट पे एंड करना है, समझ रहे हैं आप? इट्स स्टोरी टेलिंग। हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि अगर जवाब में सवाल में आपको ये लगता है कि यार क्रिटिसिज्म की गुंजाइश नहीं है, वो मुझसे नॉर्मल नॉर्मल चीजें पूछ रहे हैं, तो क्रिटिसाइज ना करें, नरेट करें, स्टोरी टेलिंग करें, कहीं कहीं रट्टा भी काम आ जाता है, ठीक है? तो जब सवाल के नेचर पे बहुत डिपेंड करता है आपका जवाब। वीकली नोट्स बनाएं थ्योरीज पे, करंट अफेयर्स लिंकेज पे। द मोर थियोरेटिकल एप्लीकेशन द मोर स्कोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोलता हूँ थ्योरीज की वजह से स्कोर आता है। बड़े बड़े काले अक्षरों से आपको थ्योरीज के बारे में लिखना है। पाकिस्तान लिबरल वर्ल्ड व्यू, यूएसएस ऑफेंसिव वर्ल्ड व्यू, रियलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर कमिंग बैक, कहीं ना डालना है। द कंस्ट्रक्टिविस्ट साइड ऑफ चाइनीज एम्पायर, कहीं ना कहीं आपको थ्योरी घुसानी है उसमें, ताकि आपके एग्जामिनर को ये लगे कि भाई आईआर का पेपर मैं अभी चेक कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स का चेक नहीं कर रहा हूँ। एंड लास्टली, सॉरी, ये मैंने 2-3 पास्ट पेपर लिख दिए, 2-3 क्वेश्चंस हैं कि हर हफ्ते आप हर पुराने पास्ट पेपर निकाल के 1-2 क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट करें, और देन उनको कंपेयर करें अपने लास्ट वीक के क्वेश्चन के साथ या अपने लास्ट मंथ के क्वेश्चंस के साथ। देखें आपकी कितनी थ्योरेटिकल एप्लीकेशन बढ़ी है, कितना आपका करंट अफेयर्स का मवाद उसमें आया है, कितने आपने थ्योरिस्ट को मेंशन किया है। सो या, तो दिस इज अबाउट इट फ्रॉम टुडेज कोर लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई कॉजेस क्या है लो मार्क्स के, उसमें सब्जेक्ट चॉइस ओवर क्राउडेड है तो कंपटीशन ज्यादा है, प्रिपरेशन ऊपरी ऊपरी बच्चे करते हैं, थ्योरेटिकल फाउंडेशन बच्चों की वीक है, राइटिंग स्किल्स पे जैसे आईआर एंड करंट का डिफरेंट ऑल टुगेदर एक अटेम्प्ट करने का तरीका है, तो बच्चे उसमें फॉर्मेशन नहीं आ पाती है बच्चों के पास। करंट अफेयर्स की मैनेजमेंट के भाई एग्जाम्पल्स बच्चे पुराने देते हैं,
तो आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ये सब बातें की। एंड देन लास्टली हमने उसको प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन पे बात की। अच्छा, ये 2025 का गालिबन पेपर है IR1 का। नहीं नहीं, फिजा पूछ रही है कि सर फॉरेन पॉलिसी को किस तरह पढ़ना है, सिर्फ कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना है या बहुत ज्यादा डिटेल पढ़नी है? बिल्कुल भी बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़नी। आपको अपनी प्रिपरेशन को, आपने सही कहा, ऑब्जेक्टिव्स तक महदूद रखना है। कहीं कहीं आपको फील हो कि कहीं कहीं कोई ऐसा एग्रीमेंट है, कोई ऐसी ट्रीटी है जिसका एक रीजनल इम्पैक्ट है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पे इम्पैक्ट है, तो देन आप उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स तक आप अपने आप को महदूद करेंगे। अच्छा, तो अब ये पेपर है 2025 के फैब का। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं क्लास में कैसे पढ़ाता हूँ और कैसे आपको जवाब अटेम्प्ट करना है। ठीक है। व्हाट वर द व्हाट वर द key driving forces behind the establishment of international relations as an academic discipline? Provide an analysis of the major historical events and intellectual developments that contributed to its evolution and formal recognition in the world. तीन चार लाइनों का सवाल देख के ही इंसान की जो मेंटालिटी है वो हिल जाती है। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। मैं सिर्फ एक अटेम्प्ट करूंगा, ऐसे तो मैंने पूरे किए हुए हैं ना स्लाइड में कैसे, लेकिन IR2 का भी किया हुआ है आगे। लेकिन मैं IR1 का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करूंगा। ये पूरा क्वेश्चन है। हमेशा जब आप आंसर को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, आप देखेंगे उसके पार्ट्स कितने हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन के मेजरली दो पार्ट्स हैं। वैसे तीन भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेजरली दो पार्ट्स हैं। व्हाट वर द की ड्राइविंग फोर्सेस behind the establishment of international relations as an academic discipline? Provide an analysis of the major historical developments that contributed to its evolution and formal recognition. अभी आप देखें, इसके दो मेजर पार्ट्स हैं। एक तो पूछ रहा है की ड्राइविंग फोर्सेस, दूसरे पूछ रहा है इवेंट्स जिसकी वजह से IR सब्जेक्ट बना। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, एक बीच में छोटा सा एक आपको दिखेगा, एक बंदा बना हुआ है, ये मेरी स्लाइड का पार्ट है। ये मैं स्लाइड्स में पढ़ाता हूँ। ये IR का सबसे पहला जो प्रेजेंट PPT है मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें इसकी दूसरी स्लाइड है। दूसरी स्लाइड में ही मैं बता रहा हूँ कि IR सब्जेक्ट कब बना, किसने बनाया, किसने उस पर काम किया। वो मैंने बच्चों की हेल्प के लिए डाल दी थी, वो मैं यहाँ भी डली हुई है कि देखें भाई, मैंने आपको कवर कराया हुआ है। वही सवाल पहला IR1 का आ गया है आपका। अब इसको पहले तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या कहा कि बैकग्राउंड देंगे, डिफाइन करेंगे IR को तीन लाइनर में, दो या तीन लाइनर में। देन आप बताएंगे एज ए सब्जेक्ट वो 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। ये मैं पढ़ाया था मैंने। तो बच्चों बड़े खुश हुए, सर ये तो आपने पढ़ाया हुआ है, आपने बताया हुआ है कि भाई ये वुडरो विल्सन चेयर थी 1919 में इस यूनिवर्सिटी में, ये तो जवाब हो गया। तो मैंने कहा वही है कि आपको ऐसे ही पढ़ना भी है। तो पहले आप IR को डिफाइन करेंगे, उसका बैकग्राउंड देंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट वर द की ड्राइविंग फोर्सेस। सबसे बड़ी जो ड्राइविंग फोर्स है ना IR, वो थी पेलोपोनेशियन वॉर, जिसमें दो मुल्क लड़े थे। ये आपको एथेंस एंड स्पार्टा के बीच में हुई थी, ये मैं पढ़ाता हूँ IR में। वेस्टफैलियन ट्रीटी हुई थी, अगर आपको इल्म ना हो, वायर में पढ़ा था। उसके बाद कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप हुआ था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट। देन वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। अब मैंने बच्चों को ये बोला, ये आपके जो हैं ये की ड्राइविंग फोर्सेस हैं जिसकी वजह से IR सब्जेक्ट बना। पेलोपोनेशियन वॉर हुई तो थ्यूसिडाइडिस को ये फील हुआ कि भाई स्टेट जो लड़ रहे हैं इनके पीछे अंडरलाइन कॉजेज हैं। वेस्ट फैलिया हुई तो उसके बाद चार मेजर प्रिंसिपल्स बने, स्टेट सोवरेनिटी, बैलेंस ऑफ पावर, नॉन इंटरवेंशन, चौथा मैं बोल रहा हूँ। तो ये IRA कॉन्सेप्ट है। देन कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप हुआ, जिसमें नेपोलियन बोनापार्टे ने बेड़ा गर्क कर दिया यूरोप का। तो लोगों ने ये रियलाइज किया कि स्टेट सोवरेनिटी और बॉर्डर्स जो है वो सबसे पैरामाउंट चीज हैं
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सबसे पैरामाउंट चीज है, ये सब आया कॉन्सेप्ट है, तो वहां से लोग समझे। वर्ल्ड वॉर 1 में जब जंग आ गई तो वुड्रो विल्सन ने समझा कि भाई यहाँ पर तो लीग ऑफ नेशंस होनी चाहिए, एक कॉपरेशन होनी चाहिए। देन वर्ल्ड वॉर 2 हुई, जब लीग ऑफ नेशंस उसको अवॉइड नहीं कर पाई तो दूसरी जंग अजीम हुई, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बना। तो इन सब एलिमेंट्स को, इश्यूज को, हैपनिंग्स को मद्देनजर रखते हुए ये फील किया गया कि आईआर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आईआर का मतलब यह है कि स्टेट कोऑपरेट करें। इन जंगों की वजह से थ्योरिस्ट ने, वर्ल्ड लीडर्स ने, किंग्स ने, वुड्रो विल्सन ने, यूएन के चीफ ने ये समझा कि भाई कोऑपरेट करना चाहिए, और कोऑपरेशन हमें इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट सिखाता है। इन सब, पेलोपोनेशियन वॉर हुई, वेस्टफालिया हुआ, कॉन्स्टेंट ऑफ यूरोप हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 2 हुआ, इन सब को बताते हुए बीच में आप थ्योरिस्ट भी लिखेंगे जो इस टाइम पे थे, जैसे पेलोपोनेशियन वॉर में थ्यूसिडाइडिस का कॉन्सेप्ट था, वेस्टफालिया में 4 मेजर कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप में फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट था, वर्ल्ड वॉर 1 में लीग ऑफ नेशंस आया। तो ये सब आप बीच बीच में बताते जाएंगे, तो आपके 4 सफे तो जवाब के इजीली, मतलब 15 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 सफे तो इजीली आपके यहाँ तक हो गए, जिसमें आपकी डेफिनेशन ऑफ आईआर एज अ सब्जेक्ट, आईआर कब हुआ, हिस्ट्री, पेलोपोनेशियन वॉर, ये सब बता देंगे। अब आते हैं हम पार्ट 2 पे। Provide an analysis of the major historical events and अच्छा historical events तो मैंने बता दिए, and key driving forces भी आपके पास आ गई। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होती है? यही थ्योरीज, आपसे थ्योरीज का पूछ रहा है, अब बच्चे समझ नहीं पाए होंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल्स तो लाते हैं ना भाई, तो आपके इंटेलेक्चुअल्स कौन है आईआर के? सबसे बड़ा, सबसे पुराना थ्यूसिडाइडस, सनजू, आर्ट ऑफ वॉर, थॉमस हॉब्स, लेवायथन, हांस जे मार्गनथॉ, प्लाटो, इमानुएल कांट, जी जाक रूसो, सही है, विड्रो विल्सन। अब ये वो, मैं सब पढ़ाता हूँ यार में, ये वो थ्योरिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने बेसिस रखे थे रियलिज्म के, लिबरलिज्म। ये सब आप बताएंगे, वो मैं जब आप जा रहे हैं मेरे साथ जब पढ़ेंगे आईआर में, तो आप ये समझेंगे कि सर क्या बकवास कर रहे हैं। लास्टली आपका 6 सफे तो आराम से हो गए, बहुत ही खूबसूरत हो। फिर आप आंसर को क्लोज करेंगे। अब देखें मैंने क्या चीज से क्लोज किया है, क्लोज द आंसर विथ स्कोप एंड नेचर ऑफ आईआर एंड इंसर्ट 3 C's आई टॉट यू। ये मैं पढ़ाता हूं, 3 C's इज कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड तीसरा मैं बोल रहा हूँ एंड खैर स्कोप ऑफ आईआर के भाई आईआर को कैसे देखना चाहिए, आईआर किस चीज चीज को कर्टेल कंटेन करता है, आईआर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, नेचर आईआर का क्या है, स्टेट बिहेवियर क्या है। एक दो पैरा में आपको आईआर का स्कोप एंड नेचर, वो भी मैं आईआर की स्लाइड्स में पढ़ाता हूँ, वो भी डालना है। ऑल्दो सवाल में नहीं पूछ रहा, लेकिन मैंने एक आंसर में पैराग्राफ में ये भी डाल दिया है। ये मैंने क्यों डाला? आंसर चेकर को फैसिलिटेट करने के लिए, ऐसे आपको जवाब देना है। अभी हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे जिन्होंने, अल्लाह ना करे अगर आईआर फेल किया है लास्ट, तो आप शायद आपने ऐसे अटेम्प्ट ना किया हो, तो इस चीज को डिकोड करना जो है ना, वो मेजर फंडामेंटल है आईआर का। अगर आपने इसको ऐसे डिकोड नहीं किया है तो आप सब्जेक्ट में कम स्कोर लाते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, आगे खैर ये पूरा एक पूरा पेपर मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। मेरी जो बैच नंबर 2 था आईआर का, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया था सर पूरा अटेम्प्ट करवाया, तो पूरा मैंने अटेम्प्ट करवाया था उन्हें। तो दे वर वेरी हैप्पी कि सर वो, हम वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ये पूरा सवाल, इन लाइट ऑफ रेसिन एस्केलेशन, इजराइल फलस्तीन, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द टेंशंस, ये पूरा मैंने इनको पढ़ाया था। हाँ, तो बेसिकली बैच ऑफ IR3 जो है हमारा, वो इंशाल्लाह कोशिश पूरी है हमारी कि मंडे से हम स्टार्ट करें, कमिंग से। तो मैं IR 1 और 2, अच्छा मेरी एक आपको मैं स्ट्रेटजी बता दूं, मैं पूरा सब्जेक्ट कवर करता हूं, मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ता हूं, मेरी अपनी स्ट्रेटजी यही थी। तो मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, पूरा सिलेबस कवर करने से इतना आपको फायदा होता है। कुछ बच्चे होते हैं सर हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी कराएंगे, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन फॉर दैट एडेड कॉन्फिडेंस आई कवर द एंटायर सिलेबस विद इन 17 और 16 17 क्लासेस। दोनों IR 1 और 2 16 17 क्लासेस में मैं करा देता हूँ। देन स्लाइड्स, मेरे एक बच्चे ने सवाल किया है कि सर कोई हेल्पिंग बुक दें, लोकल बुक। तो मैं कोई भी सजेस्ट नहीं करता हूँ,
सब मेरे हिसाब से फजूल चीजें हैं। आपके लिए स्लाइड्स मेरी इनफ है पढ़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको पढ़ना है तो विकिपीडिया हो गया, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो देख लें यूट्यूब पे, नोट्स बना लें, दैट इज मोर देन इनफ। आप अच्छे से क्रक्स उसका समझ जाएंगे। मैं करंट अफेयर्स के साथ आईआर को बहुत ब्लेंड करता हूँ, क्योंकि मेरी ये थ्योरी है, फिलोसफी है कि आईआर को आप आईआर की तरह अटेम्प्ट करें, लेकिन उसमें करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स से ना उसको भरें तो आपके मार्क्स कम आएंगे। लास्टली मॉक्स भी लेता रहता हूँ, इंडिविजुअल असेसमेंट होती है, वो चलता ही रहता है पूरी क्लास में, तो फ्लूइड होती है क्लास, कोई इतनी टेंशन नहीं है। और या तो ये पोस्टर अल्ताफ ने कहा था सर शेयर कर दीजिएगा। तो अगर आप में से किसी को रजिस्टर करना है तो ये नंबर व्हाट्सएप का दिया हुआ है, उसको नोट कर लें। एंड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो बस 2-3 क्वेश्चंस मैं लूंगा, एंड देन विल एंड द क्लास एंड इट्स रिकॉर्डेड फॉर एनीवन हु वांट्स टू लिसन टू इट, तो वो सुन भी सकता है, अल्ताफ शेयर कर लेगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, अगर आप अपना माइक खोलना भी चाह रहे हैं तो फील फ्री टू आस्क, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आईआर से रिलेटेड पहले तो ये है कि कहा यही जाता है कि जो पहला पेपर है उसमें आपने जो आपका थ्योरीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, और जो सेकंड पेपर है उसमें इम्प्लीमेंट करने हैं जो हमारा आ जाता है वार्स वगैरह उससे रिलेटेड। तो सर मोस्टली कहा रेकमेंड किया जाता है कि आप ये इंटरनेशनल बुक्स पढ़ लें, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका जो चीज़ें आप गो थ्रू करते हैं या जो मटेरियल होता है वो आप इतना रिलायबल सोर्स से नहीं लेते। फॉर एग्जांपल हम जो भी पाकिस्तान में कैंटीन वगैरह के नोट्स या उनकी बुक्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो मोस्टली ये भी कहा जाता है कि आप इन सोर्सेज को यूज़ ना करें। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका? यस सर। अच्छा। आपने पहले तो ये पूछा कि बुक्स एंड सोर्सेज जो है वो जेन्युइन, आई थिंक आप कह रहे हैं जेन्युइन नहीं होते तो वो आप यूज़ ना करें, रेकमेंडेड बुक्स पढ़ें। एक तो आपने आई थिंक ये चीज़ का ही सवाल का एक हिस्सा ये था। पहला हिस्सा सवाल का क्या था शाकिर, आप रिपीट करेंगे, मैं मिस हो गया मुझसे। सर फर्स्ट और सेकंड पेपर से रिलेटेड कहा नहीं, जाता है हाँ कि सही सही, ओके ओके ओके। यार, आई डिसएग्री विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल ये कहते हैं, लेकिन सेकंड में भी आपको थ्योरीज डालनी है। उसमें जो है ना कहीं आपको फील हो थ्योरी डालनी है। अब देखें ये सवाल एक आपके आगे में अच्छी आपने ये सवाल कर दिया है, कि मैं खोल भी रहा हूँ आपके आगे एक सवाल, पेपर 2 का सवाल ही मैं आपके आगे दिखाता हूँ, जिसमें आपको फील होगा थ्योरी डालनी है। हाँ ये, हाँ देखिए। अच्छा। अच्छा। अच्छा जी। नंबर 6 पे देखें, हाउ डिड द कोल्ड वॉर इन्फ्लुएंस पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड अलायंसेस, पर्टिकुलरली विद द यूएस एंड सोवियत यूनियन। इसमें ना अगर थ्योरेटिकल एप्लीकेशन आप नहीं डालेंगे ना, आपका जवाब मजा नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन 2 पे चले जाएं, 3 पे, राइट a detailed note on global power transition and emerging competition between US and China। थ्योरीज के बगैर ये सवाल हो ही नहीं सकते। विल द कंपटीशन लीड टू स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग ऑर्डर। अब इसमें तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है डालना, ताकि आपका एग्जामिनर समझ सके चीजें, कि क्यों एक स्टेट जो है, यूएस जैसा स्टेट जो है, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है आजकल। तो उसमें थ्योरियां डालनी पड़ेंगी आपको, कि भाई एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का स्टेट जो है वो आजकल क्यों प्रोटेक्शनिस्ट हो गया है। थ्योरियां तो आपको डालनी है। सिमिलरली तो ये मैं डिसएग्री करूंगा, अगर आप थ्योरियां पेपर 2 में भी डालेंगे आपको हेल्प ही होगी, उल्टा आपको बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। सेकेंडली आपने बोला सर कि रिकमेंडेड पढ़ें, देखें किसी के पास ना टाइम नहीं होता कि वो पूरे पूरे जो है वो बुक्स पढ़े। मैंने तो नहीं पढ़े थे यार, दोनों अटेम्प्ट्स में नहीं पढ़े थे। तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो है वो आपका आंसर लिखना होता है 6-7 सफ़ों का। उसके लिए आपको एक टॉपिक पे अगर आप 40 पेजेस पढ़ें एक बुक के, doesn't really make sense to me। what you can do is you can always stick to sources like council for foreign relations या the diplomat, ऐसी ऐसी मैगजीन्स जिसमें आपको एक जेन्युइन सोर्सेज मिल जाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आई वुड नेवर सजेस्ट यू पीपल टू
You know, read whole books for a paper. It's just a paper. You have to just get on with it. You know, don't really fuss about it. I would personally suggest you. Any other question? सर आई एम फ्रॉम पंजाब, तो हमारा पीएमएस पंजाब में 200 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस होता है। सर ने मुझे कुछ सर रिकमेंड करते हैं कि आप अगर सीएसएस में वही सब्जेक्ट ऑप्ट करें जो पीएमएस में ऑप्ट करने हैं। सीएसएस में मैंने आईआर ऑप्ट किया है, तो इसमें हमें फिर वहाँ जाके पॉलिटिकल साइंस भी प्रिपेयर करना है। तो सर इस हवाले से सर आपकी क्या एडवाइस होगी? नहीं, आप वहां भी आईआर ले लेना, आप क्यों पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं? सर आईआर हमारा नहीं है पंजाब में। तो फिर आप सीएसएस में पॉलिटिकल साइंस लें। क्योंकि दो सब्जेक्ट अलग से आप ना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप दो अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं वो, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आपके पास मटेरियल ज्यादा बढ़ेगा, आपके पास अगर टाइम है। बाकी वैसे इम्प्रैक्टिकल सी एक अप्रोच है, बट इफ यू हैव टाइम यू शुड गो फॉर इट, दोनों में अलग लें। और सर दूसरा ऐसे के हवाले से, जैसे आप अभी बता रहे थे कि काफ़ी हेल्प आउट करता है, और दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरा यूरोपियन हिस्ट्री है, तो यूरोपियन हिस्ट्री से सर ऑलमोस्ट 80% को रिलेट करता है, तो उस हवाले से भी सर इसे ऑप्ट किया है यार को। ठीक है। श्योर सर। थैंक यू सर। ओह ये वेलकम। हफ्सा पूछती हैं कि नहीं, सवेरा का क्वेश्चन है। सर अगर इम्पोर्टेंट बुक्स के एसआरएफ बुक रिव्यू सिर्फ सिर्फ बुक रिव्यू पढ़ लें और फिर कोट कर दें बजाय कि पूरी बुक रीड करें, इज दैट फाइन? हाँ, बुक रिव्यू पढ़ लें सवेरा, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। इफ यू हैव टाइम टू रीड बुक रिव्यूज, व्हाई नॉट गो फॉर देम? लेकिन अब बुक रिव्यू भी ऐसा ना हो कि 20-20 25-25 सफ़ों का हो, छोटा मोटा। तो हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है बच्चों, जितना मटेरियल होगा अच्छा है, बट यू डोंट हैव टाइम। But हाँ, book reviews are much better than books. I completely agree with you. हफ्सा पूछती हैं जनरल क्वेश्चन अबाउट सीएसएस, इज बैचलर्स नेसेसरी एंड सीजर प्रिपरेशन एट होम ओके है या किसी नॉन? हफ्सा पूछ जब जी, बैचलर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन सीएसएस की फंडामेंटल है, वो आपको करनी है बैचलर्स। एंड सीएसएस प्रिपरेशन एट होम ओके है अगर आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लिए हुए हैं यूनिवर्सिटी में। जैसे मैं एक ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट था, मेरी डिग्री सोशल साइंसेस की है, तो उसमें मैंने सब सीएसएस के सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी में ही पढ़ लिए थे। तो हाँ, ऐसे बैकग्राउंड से आप हैं तो आप कर सकते हैं घर पे। लेकिन अगर आप एक मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग से आते हैं तो आपको एक एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, थोड़ी बहुत नो हाउ के लिए, मैंने 3-4 महीने। इसकी काउंट तो किया, अब इसकी कैप भी चढ़ी थी। अच्छा जी। अ, और वो दो फिजा तीन। पूछती हैं, सर मुझे लगता है पार्ट 1 में बेसिक्स पढ़नी है, इसीलिए है कि पार्ट 2 पे अप्लाई करें। क्या बात है जी। फिजा ने रिकॉर्ड भी कर दिया है हमारे शाकिर के क्वेश्चन को। बिल्कुल फिजा, ऐसा ही है, और उसको उसी तरीके से ही आपको प्रिपेयर करना भी चाहिए कि पार्ट 1 बेसिक्स पढ़ते हैं तो पार्ट 2 में आप वो अप्लाई करते हैं। वेरी वेल पुट। एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी विल एंड टुडेस क्लास। और अगर आप में से कोई भी चाहता है कि वो आयर मेरे साथ ले ले, तो यू हैव टाइम टिल संडे, या शायद वो आगे भी कर दे, रजिस्ट्रेशन वो अल्ताफ का प्रेरोगेटिव होता है। तो अगर वो कर देगा तो ठीक है, नहीं भी करेगा तो मंडे से नंदलेस, बच्चे तो उसने बोला काफ़ी हो गए हैं, तो शायद हम मंडे से स्टार्ट कर भी लें। तो आप अगर किसी को ज्वाइन करना है तो फील फ्री। इंशाल्लाह फिर अगर आपने ज्वाइन किया तो मिलेंगे, नहीं भी किया तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक, एंड इंशाल्लाह आप सब एस करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।